हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। ठीक है, तो टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर है और यहाँ पर आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो है क्लासेस और मैराथन कराई जा रही हैं, क्योंकि अब पेपर आपके नज़दीक हैं। थोड़े ही दिन बचे हैं आपके पेपर्स के लिए, तो ये मैराथन आपके लिए रामबाण साबित होंगी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वो है, इसे हम EDU 2 भी कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसकी मैं आपके लिए मैराथन लेके आई हूँ और ये मैराथन जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर ही छपने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें क्लास देखने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या रिव्यू हो जाएगा और हमें एक मोटिवेशन देगा आपका कमेंट, तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, महा मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आएंगे आपको मैं उन्हीं के लिए लेके आई हूँ, और इसे किस टाइप से आप वहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, तो हमें जो है हमने प्रीवियस ईयर में जाना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से हमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको क्लासेस में सब कुछ करा दिया है, लेकिन ये आपके ये महा मैराथन क्लास जो आपके लिए अंतिम प्रहार है। ठीक है, आपकी परीक्षाओं के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखें और आप फुल देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन के बारे में हर चीज़ पता चल जाए। ठीक है, अगर कहीं से भी कुछ आता है तो आप उसे अच्छे से कर सकें। तो देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, इसे हम OB भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? OB बोलते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता मानते हुए विद्यालय में बच्चों के हास्य एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त संपन्न बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता को जो है सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, इस पर गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों में आकर्षक वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवन, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि की सुविधा लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में जो है यह योजना लाई गई, और इस योजना का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने का क्या है? संकल्पना की गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभिनय चलाकर किसी कार्य को अतिशीघ्र पूरा करना, और ब्लैक बोर्ड जो है विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो वो आपका यही होगा। ठीक है, इस योजना का ये उद्देश्य है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या लक्ष्य बनाए गए थे, तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना दी गई अन्य सुविधाएं कौन कौन सी हैं? 2 बड़े कमरे हों, उनके सामने बरामदा हो। ठीक है, और कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो, जिसमें क्या है? 1 महिला होगी। ठीक है, और विद्यालय एवं कक्ष को आकर्षक बनाया गया। और इसके बाद 4th पॉइंट है बाल केंद्रित और कार्यकलाप आधारित शिक्षक
शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अन्य भवनों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में जो है स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है इसके है अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। सेवेंथ इसमें है प्रत्येक पद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण किए जाने वाले प्रत्येक पद के मानक तथा उनके विशिष्टता निर्धारित की गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने 7 पॉइंट्स इसके देख लिए कि क्या योजना बनाई गई थी। अब आगे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब लागू की गई थी, कब से कब तक के लिए। तो लागू की गई थी 1987 से 88 में। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1992 में क्या है, इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में संशोधन कार्य कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1992 में किया गया था। ठीक है। और वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का से सभी विद्यालयों में विशेषकर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में जारी रखा जाए। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कहाँ पर जारी रखा जाए, जहाँ पर अनुसूचित जाति पिछड़े लोग बच्चे पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसको रखा जाए। और नामांकन बच्चों के आधार पर जहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। ठीक है। अभी भी अगर जहाँ पर ये काम नहीं हुआ है वहाँ पर ये काम किए जाए। ठीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए, और केवल प्राथमिक विद्यालय तक नहीं, यहाँ पर जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी बात कही गई है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देख लेते हैं, बिंदु देख लेते हैं शिक्षण के। तो है प्रत्येक विद्यालय में आपको ऊपर बताया था कि कम से कम 2 कमरे हों, उनके सामने बरामदा हो। ठीक है। और इसका इस टाइप से जो है भवन उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद शिक्षण उपकरण हो, कक्षा शिक्षण सामग्री हो, खेल सामग्री, खिलौने हो, प्राथमिक विज्ञान किट हो। ठीक है। जो प्राथमिक उपचार जो करते हैं उसके लिए, कि अगर चोट वोट लग जाती है तो हम स्कूल में ही बच्चे का ट्रीटमेंट कर पाएँ। और लघु औजार किट हो, 2-in-1 ऑडियो उपकरण हो, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें हों, विद्यालय घंटी हो, चौक हो, झाड़न हो, कूड़ादान हो, और वाद्य यंत्र ढोलक, तबला, मजीरा, हारमोनियम हो, श्यामपट्ट फर्नीचर हो, और क्या होना चाहिए, और हो शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन हो, मतलब कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर वो उसे निकाल के यूज कर सके। और प्रसाधन छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग पेयजल की व्यवस्था भी हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है। तो पहली है, इसमें विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। ठीक है। छात्र केंद्रित कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के क्या है प्रोत्साहन पर बल दिया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है इसका। फोर्थ पॉइंट इसमें है कि अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मतों का उल्लेख किया गया। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। प्रत्येक मत की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य की आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मत के मानक तथा उसकी विशिष्टता निर्धारित किया। ये भी हमने पॉइंट ऊपर देखा था। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक के अगला देखते हैं और क्या है इससे, और क्वेश्चन क्या बनेगा। अब बनेगा कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम क्या है। ठीक है। तो पी मोस्ट पूछा जाएगा आपसे, पी मोस्ट का विस्तार पूर्व वर्णन कीजिए। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, जब आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, इसमें आप कहाँ से लिख पाएंगे। तो आप देखिए इसको। ठीक है। इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं पी मोस्ट की, ये आपसे कभी पूछी जाती है। तो पी मोस्ट की फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, ठीक है, ये क्या है, टीचर्स के लिए है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली 1986 में यह कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, और सन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और आगे अब देखते हैं और कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के से अवगत कराना इस कार्यक्रम का क्या है, उद्देश्य है। इसके लिए जो प्रशिक्षण का सामग्री जो होती है उसका निर्माण दो भागों में होता है। पहला क्या है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट समानता कि पी मोस्ट ब्लॉक बोर्ड में परिवर्तन कर देने का निर्णय लिया गया, ठीक है। और निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की क्या है, संरचना की बात कही गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई और सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके, ठीक है। और अध्यापकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या होगा। अब आगे इसके बाद है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सारी मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ ये मैराथन, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देखना ना भूलें। पेपर से पहले आप इसे ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें आपके जो है सारे टॉपिक्स जो हैं पूरे तैयार हो जाएंगे और आपको एक जगह पे ही सब कुछ मिल जाएगा कि हमें सेकेंड पेपर में किस तरीके से जो है इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब अगला है हमारा SOPT, क्या है, SOPT, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे भी आप प्रीवियस ईयर आप मेरे जाके देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो SOPT, इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसको आपको हिंदी में ज़्यादा याद रखना है क्योंकि DLED कोर्स आपका हिंदी कोर्स है, तो इसमें आपको हिंदी का ही यूज करना है। अगर आपको इंग्लिश में पूछता है कि अंग्रेजी में बताइए इसकी फुल फॉर्म, तब आप अंग्रेजी में बताएं। तो SOPT की क्या है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। और पी मोस्ट भी अध्यापकों से रिलेटिव ही था, और ये भी हमारा SOPT भी क्या है, हमारा इसी से रिलेटिव है। तो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, आइए देखते हैं ये क्या है। ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रयोजित योजना है, वो क्या कहते हैं, SOPT कहते हैं। अब ये आपसे पूछा जाए किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको ध्यान से पढ़ना। और शैक्षिक अनुसंधान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन एवं अनुवीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस समय क्या है, NCERT अध्यापक शिक्षा और विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य विभागों जैसे विद्यालय पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने संबंधित विभागों, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा क्या है, भुवनेश्वर तथा मैसूर अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का क्या है, आयोजन कर रहे हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि SOPT का जो है जो कार्यक्रम है इसको आयोजित कौन कौन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये सारी इनको लिख सकते हैं, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, ये सारे क्या हैं, क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993 से 94 से, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में जो है वर्ष 1993-94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, आयोजित किया जा रहा है। तो कब से किया जा रहा है, 1993-94 से किया जा रहा है, ठीक है। और प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को क्या है प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें क्या मतलब टीचर्स के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। आगे देखते हैं और इसके बारे में क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, NCERT सन 1991 के राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर क्या है, बल देना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना है, ठीक है। और क्या है, और है कि अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रीय अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना है, ठीक है। और कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहन करना है, ठीक है। अब इस कार्यक्रम के क्या मुख्य लक्ष्य क्या है,
तो इसमें पहला क्या है, प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना और निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषय की चर्चा करना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अधिगमों की भूमिका है, और प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत मूल्यांकन बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास है, मार्गदर्शन सिद्धांत और क्रियाकलाप है। ठीक है, और प्रभावित शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालय के वातावरण का निर्माण करना है और विशेष समूह की शिक्षा देना है। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब आगे दिया है छात्रों की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका है, मूल्यांकन की शिक्षा है और बहुश्रेणी शिक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने SOPT के बारे में पूरा डिटेल में जाना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको अगर जो 2 नंबर में आ गया तो आप उसमें क्या लिखेंगे, जब आपको कुछ पता होगा तभी तो लिख पाएंगे, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, तो आगे देखते हैं और क्या है। अब जो हमारा है वो है बेसिक शिक्षा योजना से आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस टाइप से लिख के ले आई हूँ। इसमें बेसिक शिक्षा योजना या इसे स्पर्धा योजना भी कहते हैं, इसको समझाइए, या 19 में इस टाइप से पूछा गया है। फिर है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। फिर है बुनियादी शिक्षा की विधि को समझाइए। फिर बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि मैम ये क्या क्या लेके आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है। तो बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकीकरण के नामांकन शिक्षा की अवधि की पूर्णता एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, और राज्य, जनपद एवं ग्राम स्तर पर संस्थाओं के स्थायीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता हो सकती है, मतलब और है शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का क्या है, विकेंद्रीकरण है, तथा उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस योजना का क्या है, महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 में प्रभावित था। ठीक है, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परियोजना थी वो कब आई थी, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि 5 अक्टूबर 1993। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, इसकी रूपरेखा क्या है। तो इसमें बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, 7 वर्ष की होती है। ठीक है, और बेसिक शिक्षा में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी आपके लिए क्या है, अभी जो निःशुल्क शिक्षा का क्राइटेरिया है वो अलग है, और इसमें जो बेसिक शिक्षा में ये आपका अलग है, तो 7 से 14 वर्ष है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होता है। ठीक है, बेसिक क्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे क्राफ्ट की बात की गई है। चौथा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को माध्यम माना गया है इसमें। और आगे क्या है, फिफ्थ है चुने गए शिल्प की शिक्षा, जो चुनी गई शिल्प की शिक्षा है छात्रों को इस प्रकार दी जाती है कि बालक को अच्छा शिल्पी बनाकर उसके स्वावलंबी बना देना। ठीक है, कि ऐसी चीज़ें उसे सिखाना कि वो आगे भी अपना जो है कुछ आगे भी उससे अपना व्यवसाय या कुछ कर सके। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग बताइए। तो पहला अंग क्या होगा, संस्थागत क्षमता में वृद्धि है। पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता और बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। ठीक है, तो इसके बारे में एक के बारे में जानेंगे। पहला है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि, इसके अंतर्गत राज्य, जनपद एवं स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष के 100% बालकों का नामांकन समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना,
सक्रिय सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख क्या है, आयाम है इसका। सेकंड है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। इसके अंतर्गत क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना है, शिक्षकों को वैचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है और नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना है। इसके बाद है अविकसित छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना है तथा नियमित अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन सम्मिलित था। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो हमारा इसमें कंप्लीट हुआ। और थर्ड इसका अंग है वो है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो इसके अंतर्गत जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा केंद्रों को क्या है संचालित करना तथा लक्ष्य तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए क्या है शिक्षा की व्यवस्था करना, ये इसका क्या है प्रमुख उद्देश्य था। अब देखते हैं और इसके क्या है उद्देश्य क्या है। अब तो पहला इसमें है विद्यालय सुलभ कराना। क्या है, विद्यालय को सुलभ कराना है कि 300 आबादी में क्या हो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और नामांकन करना 2000 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करना। और थर्ड क्या है, थर्ड है इसमें है उपलब्धि प्राप्त करना थी 2000 तक क्या है विद्यालयों में नामांकन छात्रों की न्यूनतम अधिगम स्तर की क्या है दक्षता विकसित करना है। चौथा है सतत शिक्षा करना है, लगभग 500 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की क्या है सुविधा प्रदान करना है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल्यतः 2 कार्य थे। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में थी उसके क्या थे केवल 2 कार्य थे। तो पहला क्या था प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए जो है राज्य, ये आपको हेडिंग करके आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, प्रबंधकीय व्यवस्था। ठीक है, तो प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति और विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति और ग्रामीण स्तर पर क्या है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। कि सभी स्तरों पर क्या है समितियों का गठन कर दिया गया। इससे क्या हो शिक्षा को और भी बेहतर किया गया। सेकंड क्या है, सेकंड है अकादमिक व्यवस्था। ठीक है, अकादमिक व्यवस्था में क्या है प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थाएं सीमेट। यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट है कि सीमेट क्या है प्रशिक्षण संस्थान है, क्या है सीमेट है। और इसकी ये किसके अंतर्गत आया, ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया। और जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एक प्रशिक्षण संस्थान क्या है डाइट है। और विकास खंड पर जो है स्तर पर क्या है ब्लॉक संबंधित केंद्र बीआरसी जिसे आप बोलते हैं, तथा न्याय पंचायत स्तर पर क्या है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं एनपीआरसी बोलते हैं। ठीक है, एनपीआरसी बोलते हैं की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा परियोजना के तहत ही उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों की क्या है स्थापना की गई थी। अब आगे चलते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य और क्रियान्वयन, कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या क्रियान्वयन। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रस्तुत प्रमुख कार्य हैं इनकी क्रियान्वयन। पहला है क्या राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्य पुस्तकों सामग्री निर्माण करना, मूल्यांकन करना, तकनीकी दक्षता का विकास करना, ये प्रभावित करना है। और सेकंड इसमें क्या है, सेकंड इसमें है जो पाठ्य पुस्तक की सामग्री का निर्माण करना, इसमें मूल्यांकन दक्षता ये सब विकास करना। थर्ड है राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत क्या शैक्षिक प्रबंधन की पुष्टिकरण करना, दृष्टिगत इस रखने के लिए अलग अलग संस्थान की स्थापना करना। चौथा है प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत क्या है जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता करना और उसको उन्नत करना, दक्षता का विकास करना, अनुश्रवण सतत मूल्यांकन वो करने के उद्देश्य से क्या है डाइट की स्थापना की गई। तो डाइट की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर ये आप इसको लिख सकते हैं अगर 1 नंबर में आए तो। अब 5th पॉइंट इसमें क्या है, 5th पॉइंट है इन संस्थाओं पर यही शिक्षक परिषद का सुदृढ़ीकरण विकास खंड एवं न्याय पंचायत के अंतर्गत सूक्ष्म योजना का
सूक्ष्म स्तर तक कार्यान्वयन और अनुश्रवण हेतु विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक संदर्भ के केंद्र के रूप में क्या है संचालित की गई। इसके बाद है कि समप्राप्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण अधिगम का निर्माण प्रस्तावित है, जो अधिगम प्राप्ति में गुणवत्ता लाने की महत्वपूर्ण है। ठीक है। 7th है नवीन मूल्यांकन तकनीकी की नई मूल्यांकन की तकनीकी लाई जाए। ठीक है। इससे क्या होगा, पूर्व शैक्षिक प्राप्ति की क्या है जानकारी के आधार पर लाइन सर्वेक्षण किया गया, सतत मूल्यांकन की व्यवस्था की गई और क्रमोत्तर विकास की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। ये सारी जो है व्यवस्थाएं की गई थी। और इसके बाद है बालिका शिक्षा के अंतर्गत क्या है छात्राओं को क्या है 100% नामांकन हो, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए कि उनको ध्यान में रखते हुए कि लड़कियों को जहाँ दूर नहीं जाने के चक्कर में वो स्कूल नहीं जा पाएंगी, तो इसीलिए उनके गांव में ही क्या है स्कूल की व्यवस्था की जाए। ठीक है। और बालिका के लिए जो भी ज़रूरी है वो चीज़ें रखी जाए। अब आगे देखते हैं बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है। पाठ्यक्रम भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो पहला इसमें है हस्तकौशल एवं उद्योग हो, तो हस्तकौशल उद्योग के अंतर्गत बुनाई, कताई, बागवानी, कृषि, कष्टकला, चर्म कार्य और पुस्तक कला, मिट्टी का काम है, मछली पालन है, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। मातृभाषा पर क्या है इसमें बल दिया गया है। हिंदुस्तानी हिंदी क्या है, हिंदुस्तानी हिंदी का प्रयोग किया जाए, मातृभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है। हिंदी जो है मातृभाषा हिंदी नहीं है। और फोर्थ इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट इसका जो है व्यवसायिक गणित की ऐसी गणित दी जाए कि वो उससे कुछ व्यवसाय कर सके, जैसे नाप तोल कर सके, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित को मतलब सम्मिलित किया गया था। और फिर क्या सामाजिक विषय थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र था, सामाजिक अध्ययन, ये सारे विषय रखे गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक शिक्षा के जो विषय थे वो भी देख लिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना में किन किन विषयों को रखा गया था उसको विस्तार पूर्वक बताइए, तो आपको ये वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। अब इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा DPEP। क्या होगा DPEP, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्या बोलते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आप इनकी फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछी जाएंगी एक एक नंबर में। तो आपका हर एक नंबर जो है बहुत कीमती है, तो इसीलिए आपका एक भी नंबर कहीं भी नहीं जाए, इसलिए मैं आपके लिए ये महा मैराथन लेके आई हूँ। और इसके लिए जो है मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी मेहनत आपको भी मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है। तभी हमारा जो इस बैच का उद्देश्य था 90% प्लस मार्क्स लाने का, वो हमारा पूरा हो पाएगा। ठीक है। अगर आप इसे मेरे साथ इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, तो इसमें जो है आपको ही नुकसान होगा। ठीक है। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको मान लो 4-5 क्वेश्चन आ गए, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर आपको, और इन्हीं टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है DPEP प्रोग्राम हमारा। तो देखते हैं क्या है DPEP प्रोग्राम। ये है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुकरण की शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है 1994 में शुरू किया गया। इसको शुरू कब किया गया था, 1994 में किया गया था। और इसको लाया कब गया था, मतलब किया इसको, मतलब प्रस्ताव मान लीजिए इसको कब रखा गया था। तो संशोधित हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1992 में, उसके तहत इसको लाने का प्रोग्राम रखा गया था। ठीक है। और इस कार्यक्रम को क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि जो DPEP है इसके लिए वित्तीय सहयोग कौन देता है। तो कौन देता है कि राज्य सरकार, आपसे पूछा जाएगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या राज्य केंद्र दोनों, या विश्व बैंक। तो यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। आपने तो शुरू से ये पढ़ा है कि शिक्षा को हमने राज्य केंद्र जो मतलब
कि साथ में सहयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप राज्य केंद्र लगा देंगे, तो राज्य केंद्र इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता जो है प्राप्त होती है। और DPEP का लक्ष्य है सभी को शिक्षा दिलवाना है, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है, शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समाज में समानता लाना है कि बिना छुआछूत के, बिना जात पात के जो है बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें और एक साथ मिलकर ग्रहण करें। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया है। और आगे दिया है कि यह कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम था और जनपद की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष का अपना लक्ष्य तय करना तय करना ये क्या है, अपने वार्षिक कार्य योजना का बजट के प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य क्या है, निर्धारित करना था। इसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता थी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से जनपद के विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया और है इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, सामुदायिक सहयोगिता, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में आपसे पूछा जाए DPEP में किन 5 क्षेत्रों पर बल दिया गया था, तो क्या होगा, प्रशिक्षण था, सामुदायिक सहभागिता थी, बालिका शिक्षा थी और वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा को सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ऐसा नहीं था ये प्रोग्राम आया सफल नहीं होगा, ये प्रोग्राम जो आया था ये सफल भी हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको जो है चरणों में रखा गया था, तो इसके चरण देख लेते हैं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 3 चरणों में जो है ठीक है, तो इसके हम चरण देखते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 3 चरण हैं, क्या 3 चरणों में से संपादित किया गया था। तो आपसे पूछा भी जाता कि प्रथम चरण में कितने राज्यों को रखा गया था और कितने जनपदों को रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम जो चरण था उसमें जो है 7 राज्य थे, 42 जनपदों को संचालित किया गया था। इसमें क्या क्या था, मध्य प्रदेश था, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जो DPEP के द्वितीय ये हमारे प्रथम चरण में थे। और द्वितीय चरण में क्या था, उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम के पहले से भाग ले रहे 7 राज्य भी थे और इसमें 50 से 60 जनपदों को कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त 3 नए राज्य जो हैं वो भी जुड़े थे। वो कौन था, गुजरात था, हिमाचल प्रदेश था, उड़ीसा भी था और इसके जो कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। अब आगे देखते हैं इस परियोजना का कार्यक्रम क्या है। राज्यों में क्या है, प्राथमिक शिक्षा की क्या करना है, सुव्यवस्था को विकसित करने के लिए जो है राज्य और जनपद एक विकास खंड स्तर पर प्रबंधकीय व्यवसायिक क्षमता का विकास किया गया। इसके द्वारा ऐसे क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया गया जो क्या है, प्राथमिक जिला तक पहुंच को क्या है, सरल बनाने और ह्रास को कम करने और अधिकतम संप्राप्तियों में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो द्वितीय चरण था। इसके अंतर्गत कितने थे, 22 जनपदों को रखा गया था और ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय महिला साक्षरता की क्या है अपेक्षा निम्न महिला साक्षरता दर पर आधारित किया गया था। और ये जनपद में कौन कौन सी थी, बरेली थे, सोनभद्र था, ललितापुर था, बलरामपुर था, JP नगर था, संत कबीर नगर था, रामपुर था, बहराइच था, बाराबंकी था, श्रीबस्ती था, फिरोजाबाद था, हरदोई था, देवरिया था, बस्ती था, शाहजहानपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, खीली, लखीमपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज था, बदायूं था। ये सब क्या थे, इसके अंतर्गत रखे गए थे। और प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा DPEP द्वितीय के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए कि जो सेकंड चरण आया था उसमें क्या है, सकारात्मक परिणाम हुए थे, इसीलिए क्या है, थर्ड चरण लाया गया। तो तृतीय में क्या कब लाया गया था, ये 2000 में लाया गया था। और इसमें कितने थे, ये 32 जनपदों को जोड़ा गया था। इसमें काशी नगर था, प्रतापगढ़ था, हमीरपुर था, महोबा था, आजमगढ़ था और क्या था, रायबरेली, फैजाबाद, आगरा, बिजनौर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, एटा, झांसी, मैनपुरी, जालौन और फर्रुखाबाद था, कन्नौज, मऊ, मिजोरम,
सुल्तानपुर, उज्जैन, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बुलंदशहर था, गाजियाबाद था, बुलंदशहर था, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जैनपुर, बागपत, कानपुर देहात, ये सारे हमारे क्या थे, तृतीय चरण में शामिल थे। ठीक है। अब परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया गया था। अब 3 पक्ष कौन कौन से थे देखते हैं। तो इसमें पहला पक्ष जो था तो भवन ए संस्थागत स्थापना का सुदृढ़ीकरण था। ठीक है। गुणवत्ता में सुधार था, और क्या था, संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना था, और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना था। ठीक है। आगे चलते हैं डीपीईपी पर, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। क्या डीपीईपी परियोजना के प्रारंभ में परियोजना का संबल प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए फाइनेंस स्टडी, सोशल असेसमेंट जैसे अध्ययन संचालित किए गए थे। ठीक है। और इसके उद्देश्य की जो रणनीति अपनाई गई थी वो थी योजना निर्माण क्रियान्वयन के निचले स्तर तक क्या है, सहभागिता थी, कि हर नीचे से निचले स्तर के लोगों ने क्या है इसमें सहयोग किया था। और बालिका शिक्षा पर महत्व दिया गया था। विद्यालय में प्रभावकारिता बढ़ाने पर भी बल दिया गया था। वैकल्पिक शिक्षा को सुदृढ़ीकरण किया गया था। इसके बाद क्या था, और इसके बाद था वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। ठीक है। सामुदायिक सहयोगिता, समानता पर बल दिया गया। अध्यापक दक्षता पर वृद्धि की गई थी। ठीक है। और क्या थी, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्यों परियोजना परिषद को राज्य परिषद कार्यक्रम कार्यालय के रूप में कार्यक्रम का क्रियान्वयन दायित्व सौंपा गया था, और शैक्षिक अकादमिक प्रबंधन दायित्व को सकल निर्वहन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं चंद संस्थान सीमैट की क्या है योजना किया गया था। ठीक है। यहाँ पर हमने जो है पूरा हमने अपना इसमें इसके बारे में जान लिया। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब आगे और देखते हैं क्या है। इसके बाद जो हमारा है इम्पोर्टेंट होगा वो होगा इस विद्यालय शिक्षा की तैयारी। इसके लिए हम बोलते हैं स्कूल रेडिशन कार्यक्रम। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि स्कूल रेडिशन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है। कि इसको क्षेत्र क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है। तो जानते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर आए बच्चे तथा आंगनबाड़ी अथवा बालवाड़ी केंद्र तथा नर्सरी स्कूल से आए बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों से क्या है जल्दी सीख जाते हैं। तो सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल रेडिशन कार्यक्रम आप समझ ही रहे हैं क्या है। तो जो बच्चे जो है नर्सरी में नहीं जाते हैं, बालवाड़ी नहीं जाते हैं, तो सीधे फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या है शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है स्कूल रेडिशन कार्यक्रम लाया गया। ठीक है। और उनको क्या है प्रोत्साहन कर देता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है उनकी। ठीक है। और क्या है, और क्योंकि वे क्या है इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ठीक है। कभी कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं, उन्हें असफलता की अनुभूति होती है, वे हतोत्साहित होकर जो है विद्यालय छोड़ के कर चले जाते हैं। ये एक कारण क्या होता है, ड्रॉप आउट का कारण होता है। और देखते हैं कि ऐसे बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर क्या है विद्यालय उन्मुखी स्कूल रेडिशन कार्यक्रम को है तैयार किया गया था। इससे क्या है विद्यालय शिक्षा की तैयारी का कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अब इसकी संकल्पनाएं देख लेते हैं क्या है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम की। तो इसमें क्या है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ क्या है, विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान एक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों
की दृष्टि में रखकर जो है बनाया गया था, जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 में पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हीं प्रकार मतलब कि किसी प्रकार जो है अनुभव नहीं प्राप्त कर होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है जो कक्षा 1 में प्रारंभ 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को क्या है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव दिया जाता है। जो बच्चे बालवाड़ी और नर्सरी क्लासेस में सीखते हैं उसी को जो है ये विद्यालय अनुमुखी द्वारा दिया जाता है, अगर वो ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो इन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को स्कूल एडिशन प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल एडिशन प्रोग्राम भी कहते हैं। और इसमें क्या दिया है? और इस प्रोग्राम के द्वारा है बच्चों में प्राथमिक विद्यालयों में क्या प्रवेश लेने के पश्चात मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 के विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें, ठीक है, वही सब है आपका। तो जो इससे क्या है विद्यालय के सामाजिक परिवेश की भली भांति समझ रखे अपनी शक्ति को समुचित कर सकते कि वो डरते नहीं हैं विद्यालय में, ठीक है। और आगे देखते हैं। और सभी बच्चों में क्या है कक्षा 1 के पूर्व की तैयारी करना होता है और अपने समय और श्रम की भी उपयोगिता होती है। इससे उसका क्या है प्रभाव निश्चित रूप से उसकी उपलब्धता पर पड़ता है कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है अगर वो फर्स्ट क्लास में आते आते जो सारी चीज़ें सीख जाता है। तो बच्चों की सीखने की गति भी तेज़ हो जाती है और नई नई बातें सीखने में बच्चे की सफलता की अनुभूति होती है, ठीक है। इससे उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ऐसे बच्चे विद्यालय और घर समाज के लिए अनुकूलित वातावरण में सहायता मिलती है और जो है जो एडजस्टमेंट करते हैं जो बच्चे मतलब समाज में अपने घर में, ठीक है, धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं तो इसमें भी उनको सहयोग मिलता है। अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं क्या क्या है। इसके क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है कक्षा 1 से ये क्या कक्षा 1 से जो है 1.5 माह तक होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि स्कूल एडिशन की जो अवधि होती है वो कब से कब तक होती है। तो कक्षा 1 में प्रारंभ के क्या है 1.5 माह तक होती है, ठीक है। ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे क्या है बच्चे स्कूल के प्रति जो है आकर्षक होते हैं। पहला इसमें क्या है व्यक्तिगत सामाजिक तैयारी कराई जाती है बच्चे को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे को क्या है घर से दूर रहने की सुरक्षा का अनुभव विकसित होता है। बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास होता है, ठीक है। आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना होती है। अपनी बारी की क्या है धैर्य की प्रतीक्षा होती है कि हमारी जब बारी, ऐसा नहीं करते वो एकदम से गुस्सा नहीं हो जाते, नहीं मैं पहले करूँगा, कि उनके अंदर धैर्य आ जाता है, ठीक है। और दूसरों को सम्मान देना सीख जाते हैं कि बड़ों को अपने साथियों को क्या है सम्मान देते हैं, ठीक। और क्या है इसके बाद है स्वयं तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सीख जाते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, कि कुछ और चीज़ है सार्वजनिक चीज़ है मतलब कोई वस्तु है उसकी सुरक्षा हम कैसे करें। व्यक्ति एक परिवेश की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और सेकंड इसमें है वो है शैक्षिक तैयारी। क्या है शैक्षिक तैयारी, इसके अंतर्गत क्या है बच्चे के मानसिक स्तर में वृद्धि होती है। इसमें क्या क्या होता है ध्वनि विभेदीकरण मतलब विभिन्न ध्वनियों में भेद करना सीख जाता है, ठीक है। और ध्वनि और दृश्य में सहचारिता स्थापित करने लगता है, ठीक है। और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मौखिक वृद्धि करता है किसी बात को पर्याप्त समय पर ध्यान देना, कि मतलब कि अगर कुछ बात कही जाती है उस पर ध्यान देता है वो, सही है। इसके बाद पुस्तकों का सही ढंग में प्रयोग करना, कि पुस्तकों को जब बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि इसको प्रयोग कैसे करते, तो वो उसमें या तो कुछ बेकार सा रफ करता रहेगा, चील पकौड़े बनाता रहेगा, या उसको पेज को फाड़ देगा। तो ये सब चीज़ें क्या है वो सीख जाता है स्कूल एडिशन प्रोग्राम के तहत, ठीक है। और आँखों और हाथ को सामंजस्य हेतु अभ्यास करना सीख जाता है कि किस तरीके से हम आँखों का यूज करेंगे, किस तरीके से हाथों का, और अक्षरों का आकार पहचान जाता है कि आ है तो ये वाला आ है, ये आ है तो इसमें अंतर है, इसकी पहचान करना सीख जाता है। और ई में अंतर, जैसे ऊ और ऊ में अंतर, ये सब अपने बच्चा सीख जाता है इसके द्वारा। आगे देखते हैं थर्ड इसमें है वो है संज्ञानात्मक कौशल। थर्ड इसमें जो है वो है संज्ञानात्मक कौशल का विकास, ठीक है। कि
थर्ड जो है वो है इसमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास, कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा बच्चों के मानसिक कौशल संबंधित मानसिक शक्तियों का विकास हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चौथा है मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, एक सृजनात्मक विकास होता है इससे। और इसके अंतर्गत क्या, नाचना, गाना, खेल कूद, शाब्दिक कौशल जो है बच्चा सीखता है। ठीक है। और कागज, मिट्टी, कपड़े की कर्तनों से क्या है, वस्तुएं बनाना सीखता है। ठीक है। इसके हस्तकला भी सीखता है बच्चा। ठीक है। फूल, बीज, पत्तियों, रंग, नमूने से क्या है, वस्तु बनाना सीख जाता है। ठीक है। कि कैसे कागज से हम फूल बना देंगे, कैसे हम जो है कोई वेस्ट चीज है उसको कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो होगा, चलिए अब देखेंगे हम संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में। इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इस टाइप से आ सकता है। या इसके उद्देश्यों को बताइए, या इसको कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो वगैरह वगैरह ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या है संपूर्ण साक्षरता अभियान। तो 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक और प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई थी। इसका उद्देश्य था वर्ष 2007 तक साक्षरता। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे पहले उद्देश्य क्या था इसका, कि कितने वर्ष तक का उद्देश्य रखा गया था, तो 2007 तक का। ठीक है। तक साक्षरता का कितना परसेंट हो, 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। ठीक है। मिशन में वर्ष 1995 तक क्या है, 8 करोड़ निरक्षर पौड़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। राज्य स्तर पर भी अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अध्ययन किया गया। ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें है कि देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता मिशन पौण शिक्षा के लिए, किसके लिए, पौण शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें भले ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि वो कार्य होगा नहीं, एक दिन संभव भी वह कार्य होगा। ठीक है। तो 16 जनवरी 1979 को सटीक साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद यह सर्वप्रथम केरल राज्य में, कहाँ पर, केरल राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। ठीक है। सबसे पहले कब स्थापना की गई थी, 16 जनवरी 1989 को। ठीक है। और कहाँ की गई थी सर्वप्रथम, किस राज्य में, तो हमारा केरल राज्य था। ठीक है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि संपूर्ण जो साक्षरता अभियान की स्थापना किस राज्य में सर्वप्रथम की गई थी, तो वहाँ पर हमारा क्या है, केरल है। ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या है। इसमें विशेषता है जो वो प्रथम है, इस अभियान के सफलता पूर्णता जनता की अभिप्रेरणा एवं समुदाय सहयोग पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, जनता की अभिप्रेरणा पर और सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। ठीक है। सेकंड इसमें है, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध और स्वैच्छिक संस्थानों व्यक्तियों के आपसी सहयोग से संपन्न हुई थी। ठीक है। कि इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या था, सहयोग हुआ था। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को क्या है, अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है। क्या है, समितियों को अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है इसका। फोर्थ पॉइंट इसका है कि इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों की सम्मिलित नहीं किया गया था, मतलब बाहरी लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, आंतरिक लक्ष्य थे, अपितु लक्ष्यों को पूर्ण स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न किया गया था। मतलब लोगों के घर घर जाके उन्हें जागरूक करके जो है इस लक्ष्य को पूरा किया गया था, कि जहाँ से ज़्यादा सर्वे करवाए गए थे, कैंप वगैरह लगवाए गए थे। ठीक। अब देखते हैं कार्यक्रम संचालन में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। ठीक है। कि किन किन अभिकरणों को रखा गया है। तो पहला इसमें क्या है, तो कौन कौन से अभिकरण है। ठीक है। तो पहला है जिला शिक्षा समिति। क्या है, जिला शिक्षा समिति। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन सामान्यतः जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया गया था। इस समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष तो थे प्रभावी मंत्रिमंडल मंत्री थे, तथा समिति की कार्यकारिणी
के सभापति जिला अधिकारी होते थे। ठीक है, कौन होते थे? जिला अधिकारी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिला शिक्षा समिति के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, तो आप वहाँ पर बताएंगे जिला अधिकारी। अब आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन होता है जिला शिक्षा समिति का, तो जो मंत्रिमंडलीय जो प्रभावी मंडलीय मंत्री जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और सेकंड इसमें क्या है? सेकंड जो है इसमें है कि स्वैच्छिक संगठन। क्या है? स्वैच्छिक संगठन। मतलब स्वैच्छिक संगठन भी जिला शिक्षा समिति के प्रति क्या था? उत्तरदायी होते हैं। स्वेच्छा संगठनों को क्षेत्रीय जनता का 100% एक प्रशासनिक लागत का 75% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और अन्य अभिकरण क्या थे? संपूर्ण साक्षरता अभियान के संलग्न अभियान के संचालन में अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, श्रमिक विद्यापीठ जो था, और फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन आदि महत्वपूर्ण जो है इन्होंने भी भूमिका निभाई थी अपनी अलग अलग। अब देखते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है इसकी उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, तो साक्षरता अभियान से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की सहायता मिलती है। ठीक है, और ये वैज्ञानिक अभिरुचि या भारत की महान गंगा जमुना संस्कृति और अनेकता में एकता के बारे में क्या है? जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत। ठीक है, इसमें जो है सभी ने मिलजुल के सहभागिता से जो है कार्य किया था। ठीक है, और इसमें क्या है? वर्ष 2001 में साक्षरता दर इतनी थी। ठीक है, 38% थी। ठीक है, और जबकि 1991 में जो थी वो थी 52.21% थी। और 31 मार्च 2010 तक कितनी हो गई थी? 10,229 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया था। ठीक है, कितने? 10,229 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया था 2010 तक। ठीक है, और स्त्री साक्षरता दर के पिछले दशक में 14.8% थी। इससे वृद्धि होकर कितनी हो गई? 29.3 से बढ़कर कितनी हो गई? 54.16% हो गई। ठीक है, तो जबकि पुरुष साक्षरता की जो दर थी वो 64.1% से बढ़कर 75% हो गई। ठीक है, और आगे देखते हैं फिर है इसमें क्या है कि स्त्री पुरुष समानता एवं महिला अधिकारिता भी जो है दृष्टिगत हुई, क्योंकि लगभग 60% भाग लेने वाली लाभार्थी स्त्रियां थीं। कितनी प्रतिशत? आपसे पूछा था संपूर्ण साक्षरता अभियान में भाग लेने वाली कितनी परसेंट जो थी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, तो कितनी थी? 60% थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगला हमारा जो होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिक्षा के एजुकेशन हमारा क्या है? शिक्षा सब्जेक्ट ही है। तो इसके जो भी अभियान हैं, जो भी चलाए गए हैं हमारी योजना, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपको कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्राथमिक शिक्षा जो है 1 से 8 है। सार्वभौमिक लक्ष्यों को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2001 से 2 में क्या है 16 जनपदों में किया गया था। ठीक है, ये जनपद था कौन कौन सा था? कानपुर नगर था, लखनऊ था, इलाहाबाद, कैसम्भी था, सीतापुर था, गोरखपुर था, बांदा, चित्रकूट, इटावा, फिर औरैया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली और भदोही। ये हमारे सब क्या थे? 2001 से 2 तक के जो जनपद थे, 16 जनपद थे। कितने? 16 थे। और वर्ष 2002 से 3 में सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए जो सर्व शिक्षा अभियान था पहले कितने जनपदों में लाया गया था? तो 16 जनपदों में लाया गया था। और कभी कभी आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कितने जनपदों में लाया गया, उनके नाम बताइए, तो यहाँ पर ये हमारे सारे नाम होंगे, 16 जनपद है। और योजना के फल परियोजना संचालन समिति में
प्रदेश स्तर पर क्या है, उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद समिति का क्या है, गठन किया गया था। सही है। आगे देखते हैं और क्या है इस बारे में। अब आगे है, सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकार की मदद से कार्यान्वित किया गया था। किसकी मदद से? राज्य सरकार थी। और देश के 11 लाख, कितने, 11 लाख बस्तियों में 19 करोड़ 20 लाख बच्चे जो थे इससे लाभान्वित हुए थे। कितने हुए थे? 11 लाख बस्तियां थीं, 19 करोड़ 20 लाख कितने बच्चे हुए थे लाभान्वित सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ठीक है। और ये किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा इसमें मदद जो की जाती है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है सर्व शिक्षा अभियान के। ठीक है, तो उद्देश्य भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है शिक्षा के स्थायी विकास के लिए प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबंधकीय और व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है। और 2010 तक क्या है, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। और ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय छोड़कर जो विद्यालय छोड़कर जा चुकी महिलाएं हैं, मतलब जो विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाएं, उन्हें वापस लाने हेतु भी इसमें कार्य किया गया था। और अगला इसका उद्देश्य था, वो था विद्यालय में प्रबंधन में समाज की प्रक्रिया भागीदारी सुनिश्चित करने और सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग अंतर को जो है कम करना था। और लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों की प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना था। बच्चों में सीखने के स्तर में क्या है, उल्लेखनीय सुधार करना था। कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा नामांकन दीजिए। और लड़कियों को नामांकन तभी ज़्यादातर मिल सकता है कि हम वहाँ पर जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करें, उन्हें क्या है, प्रोत्साहित करें। ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान से संपूर्ण योजना जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित विशिष्ट कार्यक्रम को विशेष बल दिया गया था। ठीक है। तो संस्थागत सुधार कौन कौन सा था इसमें? पहला था, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार शिक्षण प्रसारण व्यवस्था के कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते हैं, जिसमें क्या, शैक्षिक प्रशासनिक विद्यालय के प्राप्ति स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेंद्रीकरण, सामुदायिक सहभागिता, सर्वेक्षण और मूल्यांकन, बालिका शिक्षा स्थिति भी सम्मिलित है। ठीक है। ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं सुधार में। और इसमें है धारणीय वित्तीय प्रबंधन। तो सर्व शिक्षा अभियान में क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा में नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान है। यह राज्य केंद्र जो है के मध्य दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी से ही संभव है, क्योंकि जो राज्य और केंद्र जो है बराबरी का सहयोग करती है, वित्तीय सहयोग, और भी चीज़ें करती है। और सामुदायिक स्वामित्व क्या है, यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए विद्यालय में सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। यह सहभागिता महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों से जुड़ने से अधिक मजबूत होती है। ठीक है। क्योंकि जो है हम गांव के जो पंचायत वगैरह हैं, अगर उन्हें इस मतलब जो हम चला रहे हैं अभियान योजना, अगर उन्हें इसमें सहभागिता कर देंगे और जो महिलाएं हैं उनको समूह बना के मतलब कि प्रचार प्रसार कराएंगे इसका, तो क्या होगा, ये हमारा जो अभियान वगैरह योजना होती हैं वो क्या होती है, बहुत मजबूत हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में जो है ज़्यादातर लोग जो है गाँव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा देश है, भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो ज़्यादातर लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। तो वहाँ पर ही इन हमारे अभियान को जो है मतलब कि बढ़ावा देने के लिए जो है ग्राम पंचायत वगैरह हैं, इनके सदस्यों को ही इसमें जाना शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है संस्थागत क्षमता विकास। क्या है? संस्थागत क्षमता विकास। तो सर्व शिक्षा अभियान पर संवर्धन में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय संस्थाएं जैसे न्यूपा हो गया, ठीक है, और NCERT होगा, NCTE हो गया और SCERT हो गया, CMAT, डाइट के विशेष भूमिका है। ठीक है। इन सब की क्या है, विशेष भूमिका है जो सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं, पूर्ण पारदर्शिता के साथ सामुदायिक आधारित मूल्यांकन। ठीक है। क्या है, ऐसा मूल्यांकन हो, क्या हो कि जो
इसमें क्या है, लाभ हो सके। तो इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है, और शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आंकड़ों उपलब्ध कराना था और हर विद्यालय में समुदाय के साथ सूचियां बंटवाने के लिए प्रेरित किया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या है इसमें, और है इसमें बालिका शिक्षा को प्राथमिकता। क्या था, जो हमारे जितने भी अभियान वगैरह आए थे उसमें क्या है, वो ही अभियान जहाँ तक सफल हुए हैं जिनमें क्या है, बालिका शिक्षा पर बल दिया गया है और सभी चीज़ों पे ऑल ऑफ डेवलपमेंट पर जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा की समान प्रक्रिया से जोड़ना था। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिका को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय माना गया था, ठीक है। शिक्षक को क्या है, केंद्र माना गया था तथा इसमें क्षेत्र संवर्धन विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा और 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या है, मतलब कि पूर्ण करना है इनके उद्देश्य को। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर इसमें है कि वित्त पोषण, क्या है, वित्त पोषण करना। इस तो सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक जो है 12 से 13 उत्तर प्रदेश सभी के लिए क्या है, शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश क्या है उसे रखना है, ये वित्त पोषण है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट होता है। तो और आगे देखते हैं, अब अगला हमारा है NPEGEL, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करती रहिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस बैच से जुड़ सके और अपने DLED में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके लिए सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लासेस भी, PDF भी और नोट्स भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्यूशन की जा रही है, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं आपसे एक कमेंट ही मांग रही, तो आप कमेंट तो एक कर ही सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर क्या है, यह तथ्य सामने आया है कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी बालिकाओं की विद्यालय में दूरी जो है कम नहीं हुई है। यदि नामांकन करा भी दिया गया तो यह जानना आवश्यक है कि उपस्थिति नियमित रही या बीच में ही ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। कि ये लड़कियों के लिए चलाया गया प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल प्रोग्राम, ठीक है, NPEGEL, ठीक है। क्योंकि क्या है, कितने भी प्रोग्राम क्यों ना चलाए गए हों, फिर भी क्या है, लड़कियां उतनी शिक्षित नहीं हो पाई थी जितना कि सरकार ने सोचा था, ठीक है। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से अपवंचित और जो साधन विहीन महिलाओं की शिक्षा संबंधित विशेष योजना बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL के नाम से चलाया गया था, ठीक है। क्या था, NPEG के नाम से चलाया गया था। इसमें बालिकाओं को शिक्षा संबंधित विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव, प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती थी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक क्या है, सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया था कि बालिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और वो उनका नामांकन संख्या में क्या हो, वृद्धि हो। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों हुई, NPEGEL की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है आवश्यकता, समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति क्या संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के लिए और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को बालिकाओं शिक्षा के उन्नयन व संवेदीकरण हेतु क्या है, प्रशिक्षण प्रदान करना है। और नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर
को क्या है विद्यालय में स्थापित करना है। क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर को किसके तहत स्थापित किया गया था, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो किसके तहत किया गया था, NPEGEL के द्वारा किया गया था स्थापित। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका उद्देश्य क्या है NPEGEL का। आपको यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि ये प्रोग्राम है क्या, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, मान लीजिए जी ब्लैक बोर्ड है, NPEGEL है, PMOST है, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनके बारे में या तो आपसे पूछा जाएगा कि इनके बारे में डिटेल में बताइए, कब आया था, स्थापना कब हुई थी, या केवल इनके उद्देश्य पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, क्या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसके लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त हुए, ठीक है, कितना कितना जो क्राइटेरिया है वो पूर्ण हो पाया इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये भी इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो पहला इसमें है शिक्षा के लैंगिक अंतराल, ठीक है, तो को कम करना है। ठीक है, कि भेदभाव को कम करना है लड़की और लड़के के, और समस्त जनपदों में निम्न महिला साक्षरता दर वाली विकासखंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, थर्ड इसमें है चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन ठहराव गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे कि क्या हो, बच्चों के ठहराव पर ध्यान दिया जाए और उनकी जो है नामांकन में वृद्धि करी जाए। फिर है ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु क्या है प्रयास किए जाए। ठीक है, इसके बाद है शाला त्यागी बच्चों को विशेषकर बालिकाओं को ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से शिक्षक के मुख्य धारा से पुनः जोड़ा जाए। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट वो है कि छात्र छात्राओं के मूल्यांकन पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों के लिए क्या है रेमेडियल कैंप का संचालन किया जाए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेमेडियल कैंप क्यों चलाया जा रहा है, मतलब किसके लिए चलाया जाता है, तो विषयों के जो है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों के लिए, और भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं कि लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है या शिक्षक या शिक्षण स्तर को उठाने के लिए। तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा कि गणित, अंग्रेजी जो विषय हैं उनके लिए ये कैंप लगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इन विषय में क्या है बच्चे कमज़ोर होते हैं। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं क्या है NPEGEL का। ठीक है, तो इसके क्षेत्र क्या है, वही है महिला साक्षरता के लिए है, लिंग अनुपात के राष्ट्र औसत को अधिक से अधिक शैक्षिक करना, पिछड़े विकास खंड को आगे बढ़ाना। ठीक है, कम से कम 5% जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संख्या वाले अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए क्या 10% से कम साक्षरता दर वाले विकास खंड है, और चयनित शहरी मालिन बस्तियां हैं। ठीक है, ये इसके क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं इसके घटक हैं, आपसे घटक भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला है प्रत्येक न्याय पंचायत के आदर्श क्रिस्टल विद्यालय, दूसरा है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक की बालिकाओं के अधिक घनत्व के क्षेत्र में व्यवस्थित विद्यालय। ठीक है, और फिर आगे इसके बाद है कि सभी सुविधाओं के उपयोग हेतु क्लस्टर में सभी विद्यालयों तक पहुंचना। ठीक है, और 2007 से 8 तक जो है इतने क्लस्टर विद्यालय खोलना, उसका सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, सुदृढ़ीकरण करना। इसके बाद है कि NPEGL योजना के तहत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालय में इस प्रकार के विकसित किया जाना आवश्यक है कि वे बालिका शिक्षा के लिए क्या है आदर्श विद्यालय हैं। इन मॉडल क्लस्टर स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं इन्हें हम हेडिंग में पढ़ेंगे। अगर आपको हेडिंग याद रहेंगी तो आप अंदर भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लकड़ी की चौकी की व्यवस्था की, बच्चों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं के लिए। ठीक है, 2005 से 6 तक मतलब कि इतने क्लस्टर विद्यालयों में जो है लकड़ी की चौकी की व्यवस्था की जानी चाहिए लड़कियों के लिए। फिर उसके बाद है पुस्तकालयों की व्यवस्था की, पुस्तकों की व्यवस्था हो कि बच्चे वहाँ से आसानी से पुस्तकें पढ़ सकें। ठीक है, इसके बाद है साइकिलों एवं झूलों की उपलब्धता हो, मतलब बालिकाओं के गत्यात्मक कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए जो है इनको रखना चाहिए। 10 साइकिलों जो है प्रथम चरण में रखी गई थी। ठीक है, ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर विद्यालय में। और इसके बाद जो है विद्यालय में
साइकिलें उपलब्ध कराई गई, मतलब साइकिलें भी बांटी गई थी। इससे क्या लड़कियों में क्या है, साइकिलिंग कौशल का विकास हुआ था। फिर विद्यालय में उत्साहित वातावरण के लिए प्रत्येक कौशल विद्यालय में झूलों के 4 सेट स्थापित किए गए कि बच्चे क्या है कि अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो खेल के द्वारा भी उनका ठहराव बना रहा है, ठीक है, और आकर्षित हुआ विद्यालय की तरफ। इसके बाद है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है। फिर फ्री बैंक वितरण, मतलब कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। और क्या है, स्कूल बैग दिए जा रहे हैं निःशुल्क, ठीक है। क्या है कि निःशुल्क ये बैग वितरण होगा, बैंक का नहीं होगा, क्या होगा, बैग वितरण। निःशुल्क बैग वितरण मतलब बैगों की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है, कि जिससे क्या है बच्चे को कोई बहाना ना मिले कि स्कूल ना आने का, कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, उसे कैसे भी पकड़ के उसको स्कूल लाना है, ठीक है। तो ना ही माँ बाप को ऐसा मौका मिले कि अरे हमारे पास कपड़े नहीं हैं या हमारे पास बैग नहीं है, हम कैसे बच्चे को स्कूल भेजें। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या है हटा के, ताकि बच्चियां जो है पढ़ सकें, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स के पास भी बहाना ना हो। फिर आगे इसमें क्या है, बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण, ठीक है। तो संरचना विकास, आवासीय सुविधा, बालिका शौचालय अलग होना चाहिए, जल की उपलब्धता हो, विद्युतीकरण हो, किचन सुविधा हो। और विकास के लिए क्या है, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाए, मतलब किसके माध्यम से, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था है, क्या है, उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था हो, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव के कारण प्राय बालिकाओं में क्या है, गणित विज्ञान अंग्रेजी को लेकर कम उपलब्धता होती है, कि मतलब अरे तुम लड़की हो तो गणित नहीं पढ़ो, विज्ञान नहीं पढ़ो, अंग्रेजी नहीं पढ़ो, ठीक है, तुम होम साइंस लो या ऐसे सब्जेक्ट लो कि जो लड़कियां चला पाएँ, सिलाई, मतलब कि सिलाई वाले सब्जेक्ट लो, इस टाइप से जो है लो। तो सिलाई तो मतलब हमारे गृह विज्ञान सब उसी में आ जाता है सब कुछ, ठीक है। तो इसको भी जो है बढ़ावा देने के लिए इसको रखा गया था। अब आगे देखें, आगे है कि विद्यालय अध्यापक पुस्तिका, ठीक है, 2008 और 9 में प्रति वर्ष 2009 से 10 में प्रस्ताव के अनुसार जनपदों के प्रत्येक क्लस्टर में सर्वोत्तम विद्यालय में दी गई मानकों में अंतर्गत चिन्हीकरण का पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, कि जो अच्छे विद्यालय अध्यापन पुरस्कार, ठीक है, कि जो विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि उनमें नामांकन संख्या अच्छी है, बालिका शिक्षा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उनके लिए क्या है पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। उनके लिए क्या है ये क्या है, एक प्रोत्साहन का कार्य करता है वो, मतलब कि इससे प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अगला हमारा है स्कूल चलो अभियान। क्या है, स्कूल चलो अभियान, ठीक है। तो इस क्लास में, इस महामैराथन में मैं आपको सारा वो कराऊंगी जो आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है, या आ सकता है, ठीक है, और जो है आपको आया हुआ भी है, इससे रिलेटिव, इन्हीं टॉपिक से रिलेटिव आया हुआ भी है, ठीक। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क वनवार शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। क्या है, मौलिक अधिकार है। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के बावजूद कई बच्चे जो हैं अभी भी स्कूल से बाहर हैं, ठीक है। तो क्या किया, इसके हेतु प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया है। क्या है, स्कूल चलो अभियान। ये अभियान जो है घर घर जाके चलाया जाता है, और इसमें आपसे डेट पूछी जाए कि स्कूल चलो अभियान जो इसकी निर्धारित डेट क्या है, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 2006 में चलाया गया था। कब से, 2006 में। तो इस अभियान के अंतर्गत स्कूल ना जाने वाले प्रत्येक बालक बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में कराया जाएगा, कि मतलब उन्हें घर घर जाकर प्रोत्साहित करना है कि अरे आप एडमिशन कराइए, सरकारी ये सुविधा दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, खाना दे रही है, कपड़े दे रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, बच्चों को प्रोत्साहन करना है, ठीक है, और पेरेंट्स को भी समझाना है कि स्कूल में बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है। और नामांकन हेतु ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में क्या है, मालिन बस्तियां हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है, बस स्टैंड है, ईंट भट्टे वाले स्थान होते हैं जहाँ पर बच्चे काम करते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनके लिए है। फिर क्या है, इन क्षेत्रों में 100% नामांकन का बीच में स्कूल छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की संख्या में क्या है, एक जो है मतलब उसको बढ़ावा देना है। और स्कूल चलो अभियान के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, बहुत सारी क्या है गतिविधियां। अब इसका उद्देश्य देख लेते क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय ना जाने वाले और
ए तथा क्या है, पढ़ाई ए विद्यालय से अरुचि रखने वाले बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाकर शिक्षा क्या है, असमानता और हास अवरोध को समाप्त करना है, कि जो भी उन्हीं कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको समाप्त करना है, और 100% नामांकन कराना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त सरकारी विभाग, अधिकारी, कर्मचारी सम्मिलित होना, मतलब इन सभी को सम्मिलित किया गया था, और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या है, शिक्षा से जोड़ा जा सके तथा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने स्कूल चलो अभियान कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये भी क्या है, बालिकाओं के लिए चलाया गया है। इसमें तो आपको बताइए, मैंने आपको अपनी क्लास में भी बताया था कि इसमें बच्चों को रहने वहने की व्यवस्था सब करी जाती है। फिर भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। आगे देखते हैं, किंतु इन प्रयासों के परिणामों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, मतलब बहुत सारी चुनौतियां आई। परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत NPEGEL, KGBP जैसी बालिका शिक्षा हेतु विशेष क्या है, विशेष कार्यक्रम का बालिकाओं के नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए, वहीं NPEGEL कार्यक्रम के उपलब्ध साधनों के संबंधित करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिणाम परक बनाने का प्रयास किया गया था। तो पुनः विद्यालय शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक लाने के लिए क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे क्या है, इसमें 100% क्या है, बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, और इसके क्या है उद्देश्य हैं, बहुत सारे। देखते हैं क्या उद्देश्य हैं इसमें। पहला इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना है, बालिकाओं को सार्वभौमिक नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना है, बालिकाओं की गुणवत्ता शिक्षा, ठीक है, कि बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर व शाला त्यागी बालिकाओं के लिए KGBB के स्थापना का प्रावधान है। यह योजना 2004 से 5 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी यह योजना प्रारंभ? 4 से 5 में प्रारंभ हुई थी, 2000। और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जैसे 680 विकासखंड है, इनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। उन्हें योजना का आच्छादित किया जाएगा था। ये विद्यालय पूर्ण रूप से क्या है, आवासीय है, मतलब आवासीय है। यहाँ पर सब कुछ आपको भोजन निःशुल्क होगा, आवास निःशुल्क होगा, चिकित्सा निःशुल्क होगी, और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और इस विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अल्पसंख्यक, गरीब रेखा वाले, जो नीचे रेखा वाले ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनके नामांकन बालिकाओं को उनका किया जाता है। और क्या, 6 से 8 आवासीय शिक्षा, 6 से क्या है 8 तक की आवासीय शिक्षा दी जाती है। और यह योजना देश के सभी प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, संख्या की दृष्टि से जो है KGBB की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कहाँ पर है? सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब आगे चलते हैं, और क्या है, इसकी संस्थाएं देखती हैं कौन कौन सी हैं, संचालित करती हैं। तो इसमें है डाइट है, ठीक है, जिला स्तरीय समिति है। इसके बाद NGOs हैं और महिला समाख्यास हैं, ठीक है, जो महिला के NGOs चलाए जा रहे हैं वो हैं इसमें शामिल। और क्या है, KGBB के संचालन और सर्वेक्षण हेतु जिला स्तरीय समितियां निम्न बताएं। जिला स्तरीय समितियां कौन कौन सी देख लेते हैं। तो क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए अलग क्या स्टाफ की व्यवस्था है, और वार्डन कम शिक्षा के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन, मतलब कि वहाँ पर क्या हो, वार्डन जो हो वो महिला हो, और पूर्णकालिक शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन हो, और विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन। सारे जो शिक्षक होंगे वहाँ पर क्या महिलाएं होंगी, और तैनाती के नियमानुसार आरक्षण की सुविधा इस विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश देकर 6, 7, 8 की
परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार क्या है 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की, 6, 7, 8 तक की, ठीक है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, ठीक है, और इससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद गरीब पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को क्या है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इससे क्या है गरीबी उनके अध्ययन में बाधा ना बने, कि गरीबी के कारण वो ऐसा ना हो कि पढ़ाई छोड़ दें। आगे देखते हैं। और इसमें है उद्देश्य इसका कि विद्यालय में आवासीय स्वरूप के उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान होती है, कि मतलब रोज़ आने जाने की कठिनाइयाँ नहीं होती है, आर्थिक कठिनाइयाँ उसको सामना नहीं करना पड़ता है। अब भोजन, किताबें, पेज आदि की भी व्यवस्था की जाती है। इस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। उस क्षेत्र की बालिकाओं को क्या है पूर्ण साक्षरता बनना है। क्या है? पूर्ण साक्षरता बनना है। आगे देखते हैं। और है जिस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके घटक क्या हैं? उन क्षेत्रों के आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जहां प्राथमिक स्तरीय पर कम से कम 75 बालिकाएं जो हैं उपलब्ध हैं। क्या है? 75 बालिकाओं में उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक की हों, ठीक है, तो उनके लिए क्या है इससे अधिक हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें इन विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना है, ठीक है, और शिक्षण अधिगम तकनीकी एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना है। आवश्यक अकादमिक अनुसमर्थन, उपयुक्त मूल्यांकन, सर्वेक्षण की पद्धति को क्या है अपनाना है। इसके बाद है बालिकाओं तथा उनके परिवार में को आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए क्या है प्रेरित करना है। और प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक की बालिकाओं तथा क्या है 25% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो बालिकाएं हैं उनको नामांकन क्या है सुनिश्चित कराना है। तो यहाँ पर हमारा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंप्लीट होता है। हमने इसके बारे में पूरा जाना कि क्या क्या उद्देश्य रहा इसका, क्यों चलाया गया, ठीक है, किस तरीके से ये लाया गया था। आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रारंभिक शिक्षा देख रेख एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा। तो ECCE, इसे क्या कहते हैं? ECCE कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा। तो इसे हम क्या कहते हैं? ECCE शॉर्ट फॉर्म में से हम कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है आपको इसकी फुल फॉर्म जो पूछ ली जाती है आपसे और पूछी भी गई है आपसे पेपर में। तो देखते हैं क्या है। प्रारंभ में शिशुओं की शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा अथवा शाला पूर्व शिक्षा आदि के नाम से जाना जाता था, क्योंकि नर्सरी विद्यालयों में प्रातः 2.5-3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के शिशुओं को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 क्या है 2 अक्टूबर 1975 को भारत में एक देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसे क्या कहते हैं? समेकित बाल विकास सेवाएं के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, गर्भस्थ शिशु से लेकर 6 वर्ष या कभी-कभी इससे भी अधिक आयु के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा का प्रावधान है। इस कार्यक्रम की व्यापकता के कारण शिशु शिक्षा के नाम से भी बदलाव आया है और इससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा देखभाल अथवा ECCE, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कहेंगे, की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और फिर क्या है इसका कारण यह था कि उनका क्षेत्र 3 से 6
वर्ग से बढ़कर 0 से 6 हो गया। अब इसकी जो पहले थी वो थी 3 साल से 6 वर्ष के लिए थी, अब जो है 0 से 6 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं भी सुलभ कराई जाने लगी हैं। ठीक है, और इसके क्षेत्र देख लेते हैं। ECCE के क्षेत्र क्या हैं? तो अब हम इसके क्षेत्र देखेंगे कि इसके ECCE के क्षेत्र क्या हैं। ECCE के क्षेत्र क्या हैं, आइए हम ये देख लेते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पूरी क्लास करके ही आप जाना, क्योंकि इसमें आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई जाएंगी। ठीक है, और जो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आइए इसमें देखते हैं। पहला क्षेत्र क्या है? पूर्व बालावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा। ECCE के लिए सभी साधन एवं राष्ट्रीय संसाधनों को प्रयोग में लाना, इनके लिए खोज, प्रशिक्षण, विकास एवं प्रसार क्रियाओं का समझना। ठीक है, ये इसका क्या है? क्षेत्र है। और आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है पूर्व बाल अवस्था सुरक्षा एवं शिशु द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के लिए क्षमता का निर्माण करना तथा इस विभाग के अंतर्गत क्या है? SCERT और डाइट के विकास हेतु सहायता प्रदान करना है। कि इसमें ECC जो है तो SCERT और डाइट के क्या है? विकास हेतु भी सहयोग प्रदान करना है, इसका कार्य है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट इसमें है पूर्व बालावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा षटमासिक डिप्लोमा कोर्स व्यवहार में लाना, इससे राज्य योजना कार्यक्रम को लागू कर अध्यापकों, बालकों और अभिभावकों के लिए आवश्यक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव हो सके। ठीक है, और राज्य स्तरीय संयोजक, फोर्थ पॉइंट है राज्य स्तरीय संयोजन समितियों को राज्य की विशिष्ट योजनाओं के लिए तैयार करना, जिससे क्या हो? राज्य शिक्षा विकास के लिए महिला तथा शिशु विभाग में सामंजस्य पैदा हो सके। ठीक है, ऐसे इसका ECCE का फिफ्थ है कि पूर्व बालावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का कार्य है शिशु संचार माध्यम और प्रयोगशाला किट का प्रबंध तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने हेतु उत्साहित करना। इससे क्या है? आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र का विकास हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर देखते हैं क्या है 6 नंबर पॉइंट इसका। अब इसका 6 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। तो पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर रिसर्च अध्ययन को व्यवहार में लाना। ठीक है, व्यवहार में लाना और इसका क्या है? विकास करना। ठीक है, यहाँ पर हमने ECCE के क्या है देख लिया, क्या है ECCE और इसके क्षेत्र भी देख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ECCE क्या होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा अगला होगा वो होगा हमारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। क्या होगा? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो देखते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, कब की गई थी? 1997 से 2002 में की गई थी। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? अब यहाँ पर आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बाल श्रमिकों को पुनर्वास तथा बाल श्रम, यहाँ पे चल श्रम नहीं है, बाल श्रम होगा। बाल श्रम समस्याओं का पूर्ण रूप से क्या है? उन्मूलन करना इसका उद्देश्य था। अब आगे देखते हैं। अब इसमें है प्रथम चरण में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया गया कि मतलब पहले सर्वेक्षण चलाया कि कहाँ कहाँ पे बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो उन जगहों को क्या है मतलब दायरे में ले लिया गया। और फिर क्या हुआ? उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर पाठ्यक्रम, मतलब इनके लिए क्या, जो बाल मजदूर काम करते थे जगह जगह पे मजदूर बन के बच्चे, ठीक है, तो उनके लिए क्या ब्रिज कोर्स चलाए गए। क्या चलाए गए? ब्रिज कोर्स। आपका ब्रिज कोर्स यहीं से है। ठीक है,
तो कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। ठीक है, ब्रिज कोर्स के द्वारा उन्हें क्या है शिक्षा से जोड़ा जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद का है 100 जनपद ये कार्य किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कितने जनपदों के लिए ये हुआ था, तो 100 जनपद के लिए हुआ था। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट कब हुआ था। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, और फिर आगे आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 7 में राष्ट्रीय बाल श्रम जो है इसको क्या बोलते हैं, NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इसे कहते हैं, को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। इसके अंतर्गत निम्न प्रयास किए गए। अब क्या क्या और प्रयास किए गए, क्योंकि एक बार जब हमें कुछ चीज़ कार्य में सफलता मिल जाती है तो हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें हुआ था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में। ये परियोजना जो है बहुत अच्छे से चली थी। ठीक है, इसका लोगों को लाभ भी हुआ था और जो बाल मजदूरी थी उसको भी क्या है रोक की गई। तो इसी को फिर हमने क्या किया हमारी सरकार के द्वारा, फिर इसको आगे और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या प्रयास किए गए थे। पहला था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, और 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ऐसी सेकंड देखते हैं, उन कार्यक्रमों एवं विभागों का प्रभावी समन्वय होगा जिसके द्वारा गरीब माता पिता और उनके श्रमिक बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। मतलब कि उन गरीब फैमिली अर्थ यही है कि उन गरीब परिवारों को भी मतलब कुछ ना कुछ रोजगार देना है, उनके व्यवसाय का भी क्या है कुछ करना है, तभी तो वो अपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराएंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले भी जो है मजबूर होते हैं कि जब उनके घर में दो वक्त की रोटी भी नहीं हो पाती है, खाना पानी नहीं कर पाते हैं, तो उनके बच्चे जो है कहीं जाके श्रम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। अब इसका थर्ड पॉइंट है वो है बाल श्रम अधिनियम। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रम अधिनियम कब आया था। तो 1986 में सख्ती से क्रियान्वयन होगा। ठीक है, कि बाल श्रम अधिनियम का क्या है 1986 में जो था इसका क्या है सख्ती से क्रियान्वयन, मतलब कि इसके ऊपर बहुत ही कड़े नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट है कालांतर में किए गए तथा और अधिक जनपदों में NCLP मतलब वो ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है संचालित का दायित्व सरकार और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं बाल श्रम की दशा और दिशा देख लेते हैं। बाल श्रम की दशा और दिशा, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बाल श्रम की दशा और दिशा क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो आप तो यही कहेंगे कि मैम आपने हमें कराया ही नहीं, तो इसीलिए आपके लिए मैं जो भी करा रही हूँ वो आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देखते हुए चलिए। और ये महामैराथन मैं आपकी इसीलिए लेके आई हूँ कि अगर आप पूरी साल भी नहीं पढ़ पाए हैं तो आप केवल इसे देख के जो है अपना जो है पेपर में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो भी लगाएं। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं उनको भी करते चलें। तो देखते हैं क्या है बाल श्रमों की दशा और दिशा। बाल श्रम की समस्या का विश्लेषण करने से जो कारण उभर कर आते हैं उनमें निर्धनता, परिवार के बड़े आकार में बच्चों की अपेक्षा, बालक बालिकाओं में भेदभाव, ठीक है, शिक्षा सुविधा दुर्बलता आदि के मुख्य हैं। मतलब कि जो बाल श्रम बच्चे कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण क्या है बच्चों को ये कार्य करना पड़ता है, और उनके परिवार वाले भी क्या होते हैं मजबूर हो जाते हैं उनसे बाल श्रम कराने के लिए। ठीक है, तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग कितनी थी, 1,12,00,000 थी। ठीक है, जनवरी 2000 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ बाल मजदूर भारत में हैं। तो देखिए इतनी बुरी स्थिति थी हमारे भारत की। ठीक है, 2000 के टाइम पर कि 6 करोड़ बालक जो थे मजदूर थे। ठीक है, केवल भारत में थे। पूरी दुनिया में सर्वे किया गया किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है,
और इसमें 1.5 करोड़ बधुआ बाल श्रमिक भी सम्मिलित थे। मतलब बधुआ थे जिनको क्या था, मतलब कि जिनसे गुलामी कराई जाती थी, उन्हें बधुआ मजदूर बना लिया गया था। ठीक है, इसके लिए क्या था, उनके लिए मतलब पैसे भी नहीं दिए जाते थे और उनसे क्या था, मजदूरी कराई जाती थी वहीं पर। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बधुआ मजदूरी कहते हैं। जैसे किसी के घर वालों ने मतलब किसी साहूकार वगैरह से कर्जा ले लिया या किसी बड़े गांव के बड़े व्यक्ति से कर्जा ले लिया, तो अगर वो कर्जा नहीं चुका पाए तो क्या है, वो उनके बच्चों को ले जाते हैं और क्या उनसे काम वगैरह कराते हैं, मजदूरी कराते हैं। ठीक है, यही क्या होती है, बधुआ मजदूरी होती है। मतलब वो सदा के लिए वहीं पे बंध के रह जाते हैं। ठीक है, उनकी मजदूरी वगैरह करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी संस्थान, समुदाय के मध्य कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसे क्या बोलते हैं, ILO बोलते हैं। ठीक है, जैसी विश्व स्तरीय संस्थान द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला क्या है, पहला देश है। किस पर हस्ताक्षर करने वाला क्या है, पहला देश है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 में भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय क्या है, श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है। ठीक है, किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग की तकनीकी सहयोग से जो है ये योजना इस पर आधारित की गई है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं, बाल श्रम उन्मूलन का। ठीक है, तो जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करना है, उन उद्योगों में बच्चों और किशोर किशोरियों को हटाना है, बाल मजदूरी से अलग किए गए बच्चों के सार्थक और अच्छे शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देना है। ठीक है, और क्या है, बाल मजदूर गरीब परिवारों को रोजगार या ठोस अवसर प्रदान करना है कि जिससे क्या है, उनके बच्चों को बाल मजदूरी ना करनी पड़े। और लक्ष्यगत क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा की बुनियादी ढांचों को क्या है, मजबूत बनाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाल श्रम निषेध संबंधी संवैधानिक प्रावधान एवं नागरिक उत्तरदायित्व। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे अनुच्छेद वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो बाल श्रम से रिलेटिव भी अनुच्छेद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इसमें अनुच्छेद क्या है, 24 में आया, अनुच्छेद 24 है। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर क्या था, निषेध करना था। तो 24 में क्या, किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर क्या कर दिया, निषेध करा दिया है। और बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। और 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट वगैरह में और दुकानों में, कारखानों में, रिसोर्ट में और क्या है, चाय की दुकानों आदि में नियोजित कर रोक लगाया। ठीक है, जहाँ पर जो बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पर भी रोक लगाई गई। और इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो थे नियोजित करने वालों के विरुद्ध क्या है, नियोजन और दंडमान कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ठीक है, कि उनको ये चेतावनी दी गई कि अगर आप इनसे काम कराएंगे तो आपको क्या है, दंड भुगतना पड़ेगा, आप पर कार्रवाई होगी और आपको क्या, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना भी रखा गया था वहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान से ये कैसे संबंधित है। तो बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का सर्व शिक्षा अभियान से प्रत्यक्ष संबंध है। लक्ष्यमत समूह के बच्चों को बाल मजदूरों से छुटकारा दिलाए बिना सर्व शिक्षा अभियान को 100% सफलता संभव नहीं है। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान जो है राज्य सरकारों की साझेदारी से केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें क्या है, दोनों सरकारें जो हैं दीर्घकालिक परिव्यय को वहन करेंगी, ठीक है, मतलब परिवहन को, मतलब इसका उत्तरदायित्व निभाएंगी। और मिशन के रूप में शुरू किए गए इस अभियान में निम्नलिखित 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया गया था। ये इसलिए रखा गया था कि 4 जो मेन लक्ष्य थे, ठीक है, तो देखते हैं वो 4 लक्ष्य क्या क्या थे। तो इसमें पहला था औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा अथवा अन्य समकक्ष विकल्पों के माध्यम से वर्ष 2003 तक क्या है 6 से 14 वर्ष के जो वर्ग के सभी बच्चों को क्या है शिक्षा सुलभ कराना। ये सारे कार्यक्रम इसीलिए चलाए गए थे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या है शिक्षित करना, ठीक है, और उन्हें जो उनका मूल अधिकार है वो दिलाना, ठीक। और सेकंड क्या है, सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, ठीक है। और थर्ड इसमें है, अगला है कि सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 10 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। अब इसके बाद है वर्ष 2010 तक सबके लिए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा जो है व्यवस्था करना, उसकी व्यवस्था करना। और आगे एक पॉइंट और है कि बालिकाओं, अपेक्षित वर्ग तथा विशेष सुविधा से वंचित जनजातिगत समूहों, अल्पसंख्यक की शिक्षा पर क्या है इसमें मुख्य बल केंद्रित किया गया, ठीक है। जो पिछड़े बच्चे हैं, जो गरीब हैं, और ठीक है, और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय बाल श्रम के बारे में जान लिया कि क्या है ये। अब अगला हमारा होगा पोषाहार वितरण योजना। पोषाहार वितरण योजना ये क्या है, मिड डे मील, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखें मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना एक महत्वपूर्ण जन उपयोगी योजना है। संविधान ने शिक्षा का समृद्धि सूची के अंतर्गत होने के कारण यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में लागू की गई थी। कब की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में। तो 15 अगस्त 1995 आप इसको याद रखना, ठीक है, लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के राजकीय परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को क्या है 80% उपस्थिति तक प्रतिमाह 3 किग्रा गेहूँ, जिनकी 80% क्या होगी अटेंडेंस होगी, ठीक है, उनके लिए प्रतिमाह 3 किग्रा क्या है गेहूँ मिलेगा, चावल देने की व्यवस्था की जाएगी। और वर्तमान समय में इस व्यवस्था का विस्तार करके कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को क्या है इस योजना से आच्छादित किया गया है। मतलब कि प्राथमिक स्कूलों में ही नहीं बल्कि कि माध्यमिक और जो राजकीय स्कूल होते हैं उनमें भी क्या है मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। अब आगे देखते हैं, तो अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो पहला है तो देखते हैं मध्याह्न भोजन वितरण योजना के क्रियान्वयन के निम्नलिखित जो है उद्देश्य हैं। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन, जो इसका है प्राधिकरण का इसका गठन क्या हुआ था अक्टूबर 2006 में किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2006 में किया गया था। पहला इसमें पॉइंट है प्रदेश के राजकीय परिषदीय और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय अब आगे देखते हैं किचन संबंधित जो व्यवस्था है, ठीक है, इस तरीके से ये सब
ये किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो रसोइयों का चयन है होता है। अब आगे देखते हैं रसोइयों का चयन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस टेबल के द्वारा देखेंगे। इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। ये इस तरीके से, ये है। ठीक है, ये रसोइयों के लिए रखा गया है। तो 25 तक होंगे यहाँ क्रम दिया है, और ये दिया है आपको विद्यालय में नामांकन छात्र, मतलब जैसे जिस तरीके से बच्चे होंगे स्कूल में, उसी हिसाब से जो है रसोइयों की व्यवस्था की जाती है। अगर 25 तक बच्चे हैं तो एक रसोइया होगी, और 25 से 100 बच्चे हैं तो 2 रसोइयाँ रखी जाएंगी, और 101 से 200 बच्चे हैं तो 3 रसोइयाँ रखी जाएंगी। इसके बाद 201 से 300 बच्चे हैं तो 4 रसोइयाँ होंगी उसमें। अब 300 से 1000 होंगे बच्चे तो 5 रसोइयों की व्यवस्था होगी, और 1001 से 1500 बच्चे होंगे तो 6 रसोइयाँ रखी जाएंगी, और 1501 से अगर अधिक होंगे तो 7 रसोइयों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये रसोइयों की व्यवस्था की जाती है कि कितने बच्चे हैं उसी के हिसाब से रसोइयों की रखा जाता है। ठीक है, अब इसको छोटा कर देते हैं और आगे देखते हैं। ये आपका मेनू है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर जो मिड डे मील योजना की साप्ताहिक आहार तालिका है, ठीक है, मेनू है। इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं थोड़ा जूम करके। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर सोमवार को जो है आपको ये मेनू में दिया है, ये दिया जाएगा, व्यंजन दिए हैं, फिर बच्चे के वंचित सामग्री भी दी है, कितनी बच्चे को क्या दिया जाएगा। इसके बाद मंगलवार को, फिर बुधवार को, इस टाइप से ये मेनू बना होता है। फिर गुरुवार को जो है रोटी सब्जी युक्त कराई जाएगी, शुक्रवार को तहेरी दी जाती है, शनिवार को सब्जी और चावल दिए जाते हैं। सब्जी में सोयाबीन की बड़ी वगैरह हो जाती हैं, या मौसमी सब्जी जो भी होती हैं उस टाइम चल रही होती हैं, वो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इधर देखिए, इधर है ये शुक्रवार को है। ठीक है, शुक्रवार का तो शुक्रवार का तो हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, अभी शनिवार का जो यहाँ पर है आप इसमें देख सकते हैं, सब्जी चावल सोयाबीन की बड़ी और खीर भी बटती है, और बच्चों को दूध की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पंचायत द्वारा किया जाता है, ये सब खाद्यान्न की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे चल। अब अगला हमारा होगा वो है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। ठीक है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क यूनिफॉर्म और विद्यार्थी हेतु फर्नीचर। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहला है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। इससे क्या होगा, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है इन योजनाओं से, छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है तो, और क्या है, उनका खर्चा भी निकल आता है। ठीक है, तो शिक्षा व्यक्ति अर्थात समाज की उन्नति की कुंजी है। छात्रवृत्ति वितरण द्वारा सरकार की इच्छा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में धन की समस्या उत्पन्न ना हो। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति सीधे छात्र छात्राओं के राष्ट्रीयकृत बैंक में जो है स्थानांतरित कर दी जाए, और 10 वर्ष तक की आयु वाले अध्ययनरत छात्र छात्राओं का बैंक खाता उनके अभिभावक की संरक्षता में क्या है, खोला जाता है, कि मतलब माँ बाप की उसकी देखरेख में खुलता है ये खाता। ठीक है, और 10 वर्ष के ऊपर आयु वाले बच्चे होते हैं जो, उनके स्वयं का खाता खोला जाता है, और छात्रवृत्ति का खाता बैंक के बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस के आधार पर खोला जाता है। जैसे जीरो बैलेंस अभी चल रहा है, ये आपके लिए क्या है, ऐसी इसी टाइप से जो है हमारा खाता खोला जाता था। ठीक है, इसी टाइप से खोला जाता था खाता। अब आगे देखते हैं इसकी जो आवश्यकता क्यों है इसके वितरण करने की। तो छात्रवृत्ति वितरण के पारदर्शिता एवं समय अंतर्गत वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नतर निर्धारित समिति द्वारा की जाती है। पहली क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति वितरण हेतु
निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है, क्या होता है, ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य तथा समान वर्ग का एक सदस्य जो उम्र में क्या है वरिष्ठतम हो वो इसका सदस्य होता है। और संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक तो होंगे ही, प्रधान अध्यापक होती हैं या अध्यापक होते हैं इसके सदस्य। ठीक है, संयोजक। और आगे संबंधित विद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति समान जाति का वरिष्ठ व्यक्ति इसका सदस्य होता है। सेकंड क्या है, शहरी में देखते हैं, शहर में किस तरीके से होता है, 1 से 10 के को छात्र छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति का वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी ऊपर जो हमने देखी थी वो ग्रामीण क्षेत्र में थी, अब हम क्षेत्रीय शहर में देखते हैं। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक क्या होती है, अध्यक्ष होती हैं। और नगर पंचायत, यहाँ पर क्या, नगर पंचायत या नगर पालिका नगर निगम से संबंधित वार्ड गोष्ठ के निर्वाचित सभासद जो होते हैं सदस्य होते हैं और सभासद का निकटतम प्रतिद्वंदी सदस्य हो सकता है। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सदस्यों के अतिरिक्त समान जाति का एक सदस्य इसे क्या है, इस समिति द्वारा नामित किया गया सदस्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अनुसूचित जाति जनजाति तथा समान जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक सदस्य होता है। और निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित विद्यालय में विद्यालय के प्रबंधन अथवा प्रबंधक द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। ठीक है, और अन्य योजना देखते हैं कौन कौन सी है और चलाई जा रही है, इसको हम पॉइंट के द्वारा देखेंगे। तो अन्य योजना में है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, मतलब बच्चों को यूनिफॉर्म ड्रेस दो ड्रेस के सेट दिए जाते हैं। ठीक है, और सर्दियों के लिए स्वेटर की व्यवस्था है और जूते भी दिए जाते हैं बच्चों को और कैप भी दिया जाता है। ये सारी हमारी मतलब योजना चलाई जा रही है। और विद्यालय हेतु फर्नीचर है, मतलब बैठने के लिए उनके जो बेंच हैं, ठीक है, टेबल हैं, और अध्यापक हैं उनके लिए भी चेयरों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो ये बालिकाओं के लिए, किसके लिए, ठीक है, बालिकाओं के लिए ये योजना है जो चलाई जा रही है। इसमें लड़कियां जो है वहीं रह के जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हैं और उनका खाने पीने का सब कुछ क्या है खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डाल दिए। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है, क्या होती है, हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करें, तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको इसमें से कितनी तैयारी थी और क्या क्या चीजें आपको नई इसमें देखने को मिली है। ये आपकी महामैराथन आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है हमें ऐसे ही अपना प्यार देती रहिए और हमारी क्लासेस देखकर अपने अच्छे मार्क्स लाइए। यही हमारे लिए क्या होगी, यही हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, और अपना जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए और जो है सारे सब्जेक्ट में जो है सारी जो हमारी क्लासेस चला रही हैं, सारी क्लासेस जो हमारी चल रही हैं उनको अच्छे से देखिए और जो है जो भी टीचर्स अपनी क्लासेस करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो भी आपको हेडलाइन दे रहे हैं उसको आप मतलब उसको फॉलो करके अपने डीएलएड में अच्छे मार्क्स लाइए। ओके, धन्यवाद।